बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर शुमाइला गफ़ार और आप देख रहे हैं सेहत सबके लिए। नाज़रीन, उमूमी तौर पर गर्मियों के जो रोज़े हैं उनको बहुत डिफ़िकल्ट कंसिडर किया जाता है, लेकिन अल्लाह ताला की ख़ास रहमत की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए उन लोगों की जो कि मेहनत और मज़दूरी करते हैं और अपने बच्चों के लिए हलाल रिज़्क़ कमाने की खातिर तेज़ धूप में भी काम करते हैं, तो सोच कर ही कलेजा मुँह को आ जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी मेहनत मुशक्क़त किसी को भी नज़र नहीं आती। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस माँ, उस बहन, उस बेटी की जो कि सहरी बनाने के लिए सबसे पहले उठती है और जब बाकी अफराद घर के सहरी करने के बाद सोने चले जाते हैं नमाज़ पढ़ने के बाद, तो वो बर्तन इकट्ठे करती है, धोती है और फिर बच्चों के यूनिफ़ॉर्म इस्त्री करती है। उसके बाद उनको स्कूल भेजती है, घर में काम काज करती है, खाना बनाती है और जब बच्चे घर आ जाते हैं तो उनको खाना अपने हाथ से खिलाती भी है और रोज़ा होने के बावजूद इफ्तारी का एहतमाम करती है। हमारा ये प्रोग्राम डेडिकेटेड है उन तमाम माँओं को, बहनों को और बेटियों को, और यही वजह है कि आज हमने अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है एक गायनेकोलॉजिस्ट को, डॉक्टर नौशीला जावेद, जो कि पिम्स में हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट के तौर पर काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जी, नौशीला, वालेकुम वेलकम सलाम। टू द प्रोग्राम। थैंक यू। कैसी हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह हैं? ठीक ठाक। जी, जिस तरह कि मैंने कहा कि आज का प्रोग्राम जो है वो डेडिकेटेड है माँओं को, बहनों को, बेटियों को। तो आप ये बताइएगा कि रमज़ान में कैसे वो अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकती हैं जब वो इतना काम भी कर रही हैं, रोज़े भी रख रही हैं? जी, तो रमज़ान में जैसा कि हमारे मज़हब में है, तो ये काम जो है वो सिर्फ़ औरतों के नहीं होते, उसमें पूरी फ़ैमिली को इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी जो वाइफ़्स थी उनके साथ सारा हाथ बटाते थे, तो इसी तरह भी पूरी फ़ैमिली का एक इवेंट होता है, स्पिरिचुअल वो होती है, गैदरिंग होती है। तो इसमें यह है कि पूरी फैमिली को साथ जो है वो मिलाना चाहिए। और दूसरा ये है कि जिस तरह औरतें जो हैं वो सहरी टाइम उठ गई और वो सारा काम किया, उसके बाद बच्चों को स्कूल भेज के और हस्बैंड को ऑफिस भेज के, तो उनको चाहिए कि वो बीच में ज़रूर थोड़ा सा रेस्ट ले लें या एटलीस्ट आफ्टरनून में थोड़ा सा रेस्ट ले लें, तो वो बेहतर वो हो सकता है। सही। और उनको खाना क्या चाहिए? ऐसा क्या खाएँ कि उनकी तवानाई भी बहाल रहे, वो सारे काम भी कर सकें, रोज़े भी रख सकें और मुस्कुरा भी सकें? तो रोज़ों के हवाले से जो जो मैं बात कहूँगी वो सिर्फ़ औरतों के लिए नहीं है, वो मर्दों के लिए भी है, वो बच्चों के लिए भी है। तो उसमें फिर वही वाला सारा आ जाता है जो हम लोग हर बंदा बात करता है हेल्दी ईटिंग पे, दैट नो जंक ईटिंग। सही। सबसे पहले तो जो मैंने देखा है कि जो लोगों के दस्तरखान पे कोल्ड ड्रिंक जो है ना, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो वो नहीं होने चाहिए। अगर वो वैसे नहीं पीते तो वो दूध सोडा बना के दूध में डाल के पी लेते हैं, तो जस्ट अवॉइड दो सॉफ्ट ड्रिंक्स। अच्छा। उसके बाद हेल्दी ईटिंग में जो आता है कि मैं ये नहीं कह सकती कि आप पकौड़ों को निकाल दें उसमें सही। से, क्योंकि अगर मैं ऐसा कहूँगी तो ऐसा होगा नहीं। तो ठीक है, आप फ्राई फूड लें मगर वो बहुत थोड़ा सा हो, मतलब थोड़ा सा खा के, इट शुड बी जस्ट अ स्मॉल पोर्शन ठीक इन है। योर डाइट। उसके बाद ये है कि आप फ्रूट चाट बनाएं, आप सैलड्स बनाएं, अच्छे अच्छे ड्रेसिंग्स के साथ बनाएं, जो थोड़ा उनको इस तरह डेकोरेट करें कि आपके फैमिली में आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड को वो अच्छा लगे। तो ऐसी हेल्दी चीज़ें। मशरूबात में जो है वो लेमन ड्रिंक बहुत अच्छा है, आप शिकंजबीन बना लें, वो आप पी लें। आप फ्रेश जूसेस यूज़ कर सकते हैं। आई विड से कि डब्बे के जूसेस मत यूज़ करें, आप घर में फ्रेश जूसेस और फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का जो इस्तेमाल करें। योगर्ट इज़ अ वेरी हेल्दी फूड। आप मीठी लस्सी बना लें, आप नमकीन लस्सी बना लें, वो आप ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा आपने पहले पानी को कंज्यूम करना है, क्योंकि अब एक दो दिनों से आपने देखा है कि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो इट इज़ फॉर ऑल द फैमिली, नॉट ओनली फॉर द वुमेन, कि आप जो है वो पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रखें। सही। और उसके बाद आप जो खाएं वो एक साथ मत खाएं, ठीक है? उसको आप शुरू थोड़ा सा खा लें, फिर आप नमाज का वक्फा दे दें और थोड़े थोड़े मील्स को खाएं, ताकि जो है ना वो आपका जो वो उसको डाइजेशन में भी आपको प्रॉब्लम ना हो और आपकी बाद में तबीयत ख़राब ना हो। और बहुत अहम ये भी है कि माँ जो है वो हमेशा ये कोशिश करती है कि वो अच्छा खाना बच्चों को दे दे या खावंद को दे दे। तो जहाँ मैंने कहा कि बहुत अहम है, तो वो ये बात है कि आपने अपना ख्याल भी रखना है। अगर आप बिल्कुल, फ्रूट चाट अपने बिल्कुल, बच्चों को दे रही हैं, अपने हस्बैंड को दे रही हैं, तो आपने अपना पोर्शन याद से और ज़रूर बिल्कुल, निकालना है। बिल्कुल, बिल्कुल। डिहाइड्रेशन की आपने बात की, बिल्कुल ऐसा ही है। 2-3 दिनों से मेरी भी वाटर इनटेक काफ़ी कम हो गई है। और किस तरह से एक औरत को, और स्पेशली अगर हम लोग बात करें हामला औरत को, डिहाइड्रेशन इम्पैक्ट कर सकती है? देखें जी, डिहाइड्रेशन तो ओवरऑल
टू एवरी ह्यूमन बीइंग डिहाइड्रेशन हो सकती है। और औरतों को इसलिए ज़्यादा हो सकती है कि औरतों को किचन में काम करना है, चूल्हे के आगे काम करना है और सारा टाइम दे हैव टू बी एक्टिव। अब देखें जो बच्चे होते हैं, हस्बैंड होते हैं, वो कहीं पंखे के नीचे, एसी के नीचे बैठ जाएंगे, औरत को तो शी हैज़ टू मूव अराउंड इन द हाउस। तो उसमें और फिर जब हामला औरतें होती हैं तो रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आपको अपने लिए भी चाहिए और वो जो बेबी आपके पेट में है उसके लिए भी चाहिए, तो उसमें तो डिहाइड्रेशन का रिस्क और ज़्यादा हो जाता है। तो आई वुड सजेस्ट कि जो हामला औरतें हैं उनका तो वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा होना चाहिए इफ़ दे आर फास्टिंग। सही। अच्छा, ये भी बताइएगा कि क्या हामला औरतों को रोज़ा रखना चाहिए, और अगर वो रोज़ा रखना चाहती हैं तो क्या इससे उनकी हेल्थ इम्पैक्ट होती है? बच्चे की हेल्थ के बारे में हम लेटर ऑन बात करेंगे। ठीक है, इट इज़ नॉट अ कंट्रोवर्सी। अच्छा। जैसे हम लोग मुस्लिम्स हैं, हमारे रिलीजन में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क्लियर कट हमें बता दिया है, सूरह बकरा में भी है और आयात में भी है कि हामला औरतों को रोज़े से इस्तिस्ना हासिल है, वो रोज़े वो बाद में रख सकती हैं। हाँ, मगर हमारी जो कुछ कल्चर नॉर्म्स ऐसे हैं, फिर हमारी औरतें या हमारे सारे लोग इस महीने में बहुत स्पिरिचुअल फीलिंग होती है, तो वो कहते हैं कि हम रोज़े ना छोड़ें। तो अगेन आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके शुरू की प्रेगनेंसी है तो आप रोज़े अगर आप रखना चाहते हैं, इफ़ यू कैन बियर दैट, अदरवाइज़ अल्लाह ताला की तरफ से तो ऐसा वो नहीं है, तो आप उसमें शुरू में तो रोज़े रखें, मगर जो बाद का जो सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर है उसमें आपकी बेबी की रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हो जाती हैं और उसमें ज़्यादा चांस है कि औरतें जो हैं उनकी हेल्थ कंप्रोमाइज़ होगी और जो है ना उनके लिए कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। आई वुड सजेस्ट कि जो बाद के जो अयाम हैं, तो और मैं दोबारा ये भी कहना चाहूँगी कि बिफ़ोर स्टार्टिंग दिस रमज़ान अगर औरत किसी भी ट्राइमेस्टर में है, किसी भी गेस्टेशन पे है, तो वो ज़रूर अपनी जो गायनेकोलॉजिस्ट है एक दफ़ा उसके पास जाके अपना चेकअप ज़रूर करा ले कि उसको कोई और मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है और उसके हेल्थ कोई ऐसे इश्यूज़ तो नहीं है कि जिसमें उसको फास्टिंग जो है वो कम्प्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यानी कि उसको नहीं रखना चाहिए। और अगर ऐसा कोई वो नहीं है और शुरू की गेस्टेशन है एंड इफ़ शी कैन टॉलरेट तो फिर आप रख सकते हो। और दूसरा फिर उसमें ये भी है कि आप कॉन्टीन्यूस मत रखें, आप एक दो रोज़ा रख लें, फिर बीच में कुछ ब्रेक दे दें एंड देन फिर आप उसमें कुछ रोज़ा रख लें। बिल्कुल, आपकी सेहत अगर आपको इजाज़त दे रही है तो आपको ख़ुद पता चल जाता है कि मैं रोज़ा रखने के काबिल हूँ कि नहीं, तो उस सूरत में आप रोज़ा रख लीजिए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, जिस तरह के फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत सारी ख़वातीन को वॉमिटिंग का मसला होता है, तो अगर आप वॉमिट कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन हो रही है, तो डेफिनेटली इट्स एन इंडिकेशन कि आप रोज़े को अवॉइड करें। और बाद में अल्लाह ताला ने आपको ये छूट दी हुई है कि आप बाद में वो रोज़े रख सकते हैं। अच्छा, माँ की हेल्थ की हमने बात कर ली, अब बच्चों की तरफ आ जाते हैं कि अगर एक हामला औरत रोज़ा रखती है तो क्या बच्चे की हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है इससे? जी, जैसे मैंने पहले कहा कि बच्चे की हेल्थ जो है वो विद इंक्रीज गेस्टेशन है, जैसे जैसे हमल आगे बढ़ता जाएगा तो बच्चे की हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, क्योंकि बच्चे ने खुराक लेनी है माँ से। ठीक है, अगर माँ जो है वो सारा दिन कुछ खा पी नहीं रही तो डेफिनेटली बच्चे को भी उसी किस्म की जो वो खुराक का जो लेवल है वो पहुँच रहा होगा। तो हमारे पास पहले ही जो औरतें होती हैं उनकी हेल्थ बड़ी कंप्रोमाइज्ड होती है, दे आर मैल नॉरिश्ड। तो अब अगर उसके ऊपर वो रोज़ा रख लेंगे तो फिर ये होगा कि जो है वो जो है उनके बच्चों में जो है वो जो बच्चादानी के इर्द गिर्द जो उनके अंदर जो पानी होता है वो पानी जो है उसकी कमी हो सकती है, बच्चे की ग्रोथ कंप्रोमाइज़ हो जाएगी, बच्चा जो होगा वो अपने एज से छोटा लगेगा, इस तरह उसके बर्थ वेट उसका कम हो जाएगा, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सही जी। तो वाटर इनटेक इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस तरह कि आपने कहा कि बच्चे की ग्रोथ इम्पैक्ट हो सकती है। और मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारी औरतें जिनको ओलिगोहाइड्रोमियोस हो जाता है तो उस वजह से फिर प्रेगनेंसी में भी उनको और डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर वो रोज़ा रख रही हैं तो फिर उन्होंने अफ्तार के बाद अपनी जो वाटर इनटेक है, जो अपनी फूड इनटेक है, उसको बेहतर करना है। और जिस तरह कि आपने कहा कि गायनेकोलॉजिस्ट का मशवरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज द डॉक्टर नोज़ कि पेशेंट जो है उसकी सूरत हाल क्या है, वो रोज़ा रख सकती हैं कि नहीं। ठीक है, हामला औरत की डाइट क्या होनी चाहिए, क्या वो खाए इस तरह का कि बच्चा भी हेल्दी रहे, ख़ुद भी वो ठीक रहे? जैसे मैंने हेल्दी ईटिंग की बात की है तो वो सबसे ज़्यादा आई थिंक जो रूल लगता है वो फिर एंटीनेटल हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको लगता है। तो हामला औरतों को ये है कि बहुत ज़्यादा वो ग्रीसी और तली हुई और फ्राइड फूड्स ना खाएं। ठीक है, वो जो फूड जो खाएं वो रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स हो, फाइबर डाइट हो।
ठीक ठीक है। है। उसमें जैसे आप ये जो बाज़ार में जो आटा मिलता है या जो आम बाज़ारों में जो रोटियां नान मिली होती हैं वो सब वाइट आटा होता है, ठीक है। तो हमें वो नहीं चाहिए। जिस तरह मैं औरतों को कहती हूँ चक्की का आटा आप इस्तेमाल कर लें, तो मैं पूरी फैमिली के लिए बात करती हूँ। तो आप चक्की का आटा इस्तेमाल कर लें और उसके बाद आप हाई फाइबर डाइट खाएं। अपने फ्रूट इनटेक और सैलड को जो है वो आप ज़्यादा कर दें और अपनी वाटर इनटेक को जो है वो बहुत ज़्यादा कर दें। अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम लाइक डायबिटीज़ वगैरह नहीं तो आप फ्रेश फ्रूट्स लें और मशरूबात जो घर में जो बनाए जाते हैं वो वाले मशरूबात आप ज़्यादा इस्तेमाल करें। सही। तो फ्रेश फ्रूट की आपने बात की कि वो इस्तेमाल करना चाहिए। क्या जूसेस भी पिए जा सकते हैं? क्या उनमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं हो जाता? क्योंकि मैंने ये सुना है कि जिस तरह कि अगर आपने फ्रूट खाया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 माल्टे खा सकते हैं, लेकिन अगर आप जूस बना रहे हैं तो 10-15 माल्टों का 1 ग्लास जूस बनता है, तो वो ले सकती हैं वो ख़वातीन? एक तो पहले मैं ये बात कहूँगी कि मैं हमेशा डिस्करेज करती हूँ कि आपने बाज़ार के जो प्रोडक्ट्स हैं जूसेस वो नहीं यूज़ करने, आपने घर में यूज़ करनी है। सेकंड जो मैंने जूसेस की बात की है वो इसलिए की है कि कभी ऐसा होता है प्रेगनेंसी में बंदे का टेस्ट डेवलप नहीं हो रहा होता, तो मैंने आपसे कहा कि डिहाइड्रेशन का चांस बहुत ज़्यादा है। तो अगर वो जो है वो मैंने कहूँगी कि आप पानी ही पीते रहेंगे तो मे बी इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर दैट, ठीक है। तो इसीलिए फिर मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि आप वो जो जूस है उसको डाइल्यूट करके पी लें जस्ट टू चेंज योर टेस्ट, जस्ट सो दैट यू कैन हैव इंक्रीज वाटर इनटेक। आप किसी भी फॉर्म में जो है ना वो आप उसको ले, आप शिकंजबीन को थोड़ा डाइल्यूट कर लें और आप उसको वो पीते रहें ताकि आपको ना ये फीलिंग ना हो कि आपने 1-2 ग्लास पानी पी लिया, नाउ यू कैन नॉट हैव इनफ। तो ये होना बिल्कुल। चाहिए। और ये हामला ख़वातीन के साथ साथ बाकी सब लोगों पर भी लागू होता है कि अगर वो पानी पीना बिल्कुल चाहते हैं तो बिल्कुल मैं अक्सर कहती हूँ बिल्कुल कि आप योगर्ट लस्सी बना लीजिए। बिल्कुल आप बिल्कुल योगर्ट वेरी भी हेल्थी पी रहे ऑप्शन, हैं, वेरी बिल्कुल, और पानी भी आपकी बॉडी में जा रहा है। इसी बिल्कुल तरह अगर आपने दूध पीना है तो उसमें थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल लें आप, तो वो बिल्कुल दूध रूह अफ़ज़ा बन बिल्कुल गया। बिल्कुल तो किसी ना किसी फॉर्म में लिक्विड आपकी बॉडी में जाता रहे ताकि आप डिहाइड्रेट ना हो, और स्पेशली गर्मियों के मौसम में। कमिंग बैक टू प्रेग्नेंट वेमेन कि गर्मियां हैं तो उनको क्या करना चाहिए, दिन कैसे गुजारना चाहिए, किस कदर सोना चाहिए, सोना कितना इम्पॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में। यूजुअली तो रोज़े में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जब इंसान को सोने का भी सवाब देता है, लेकिन अगर हम लोग हामला ख़वातीन की बात करें तो कितने घंटे उनको नींद लेनी चाहिए? देखिए जी, हामला औरतों का जो रेस्ट है वो फिर आम लोगों से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें एक तो ये है कि उनको थोड़ा सा फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है कि आपकी फैमिली सपोर्ट करे ताकि उनको बहुत ज़्यादा जो हो ना वो थकावट का एहसास ना हो, स्पेशली रमज़ान में। और दूसरी ये बात है कि सोना तो उनको 7 to 8 आवर्स एट अ स्ट्रेच जो है वो अगर एक दफ़ा सो ले और फिर दोपहर में 1-2 घंटे दोबारा सो ले तो ये बहुत ज़रूरी है कि बीच में वो रेस्ट करें। दूसरा ये है कि अक्सर औरतें हमारे पास आती हैं कि जी बच्चे की हरकत कम महसूस हो रही है। अच्छा। वो इस वजह से कि दे आर सो बिजी डूइंग ऑल दिस हाउस होल्ड वर्क, तो उनको वो फील ही नहीं होता। तो मैं तो ये रिकमेंड करती हूँ कि बीच बीच में जब आपको थोड़ी सी 1-2 घंटे में थकावट हो तो आप जाके बिस्तर पे लेट जाएं और आप फील करें कि बेबी की मूवमेंट्स हैं वो आपको फील होनी चाहिए। और आप थोड़ी उनको बैक एक का मसला हो जाता है और वो टांगे वांगे सूज जाती हैं, पाँव सूज जाते हैं, तो हर 1-2 घंटे के बाद थोड़ी देर लेटे, थोड़ा देर रेस्ट करें और फिर उठ जाए। ठीक है। यानी रेस्ट भी करें और वॉक भी करनी चाहिए क्या उनको? वॉक तो उनकी वैसे ही घर में होती रहती है, हाँ सही। जी, वॉक ज़रूर करनी चाहिए। तो देखें, जो एंटीनेटल जो पेशेंट्स होती हैं ना उनको हाइपोटेंशन होती है, उनका बीपी लो होने का मसला है, और इफ़ दे आर फास्टिंग तो फिर उनका बीपी, तो फिर मैं आई वुड सजेस्ट कि आप अफ्तारी के बाद जो टाइम है थोड़ी देर 1-आध घंटे के बाद आप थोड़ी सी वॉक जो है ना उस वक्त ज़रूर कर लें। यानी नॉर्मल लोगों के लिए भी वॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी जी है और बिल्कुल प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए भी, क्योंकि मैंने देखा है कि वेस्ट में प्रेग्नेंट औरतें जो होती हैं वो इवन एक्सरसाइज के लिए जा रही होती हैं और योगा, एरोबिक एक्सरसाइजेज, और यहाँ पर यूजुअली ये होता है कि व्हेन दे आर प्रेग्नेंट तो उनकी कोशिश होती है कि वो ज़्यादा वॉक वगैरह ना करें। तो ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। आप अपने आप को एक्टिव रखिए, अपनी डाइट अच्छी रखिए, रेस्ट भी लीजिए, लेकिन साथ साथ आपने वॉक भी करनी है। अच्छा, कुछ ऐसी प्रेग्नेंट ख़वातीन भी होती हैं डॉक्टर साहिबा जिनको बिल्कुल भी रोज़ा नहीं रखना चाहिए? हाँ जी, जो औरतें किसी मेडिकल कंडीशन के साथ हों फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको नहीं चाहिए। जैसे हमारी कंट्री में डायबिटीज़ इज़ वेरी कॉमन, ठीक है। हमारे पास वार्ड में इतनी सारी प्रेग्नेंट औरतें होती हैं, वो सारी मतलब हर तीसरी चौथी औरत को जो है ना वो डायबिटीज़, स्पेशली एंटीनेटल पेशेंट्स में डायबिटीज़ बहुत कॉमन है।
तो डायबिटीज़, उसके बाद हाइपरटेंशन की जो पेशेंट्स हैं उनको बीपी जिनका हाई होता है, उनको दवाइयाँ लेनी होती हैं, उनको थ्रू आउट द डे हाइड्रेशन भी चाहिए, उनको नहीं चाहिए। फिर उसके बाद जो कुछ ऐसी, अगर बच्चों के हवाले से करें तो कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो पहले से ही कंप्रोमाइज्ड होते हैं, उनके बेबीज़ कंप्रोमाइज्ड होते हैं, उनके बच्चे छोटे होते हैं, उनको ओलिगोहाइड्रेमियाज यानी कि बच्चे के इर्द गिर्द का जो पानी है वो कम होता है। तो अगर ऐसी औरतें जो हैं वो रोज़ा रखेंगी तो मज़ीद प्रेगनेंसी में जो है वो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं उनको, और उस कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उनको लॉन्ग टर्म जो है वो हेल्थ इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसी औरतों को रोज़ा नहीं रखना चाहिए। और स्पेशली आई वुड अगेन एम्फेसाइज ऑन द फैक्ट कि हमारी जो एंटीनेटल पेशेंट्स है, वैसे भी हमारी पॉपुलेशन में एनीमिया जो है वो बहुत कॉमन है। तो ऐसे लोगों को भी अगर वो ऑलरेडी जो है वो खून में उनकी कमी है, उनकी खुराक में ऐसी चीज़ मतलब वो नहीं यूज़ कर रहे कि भी उनका खून हो, और फिर आप उसके बाद उसको रोज़ा रखेंगे तो फिर वो अनीमिया भी वर्सन हो जाएगा, और उसके फिर उसके अनीमिया की वजह से तो बेतहाशा कॉम्प्लिकेशंस हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी, और उसके बाद आफ्टर प्रेगनेंसी जो उसके जो फैक्ट्स हैं, जो औरतों के ब्लीड बहुत करती हैं प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के दौरान, पोस्टपार्टम हेमरेज, उससे उनकी मोर्टेलिटी, डेथ रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे मुल्क में ख़वातीन की एक बहुत बड़ी शरह जो है वो एनीमिया का शिकार है, एंड इट इज़ वेरी अलार्मिंग। उस पर भी बात करेंगे। मैं चाहती हूँ पहले हम लोग डिस्कस कर लें कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स हैं, हमने बात की कि हामला औरतों को रोज़ा रखना चाहिए या नहीं, तो ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स के मुतालिक बताइएगा कि वो क्या वो रोज़ा रख सकती हैं? देखिए, फिर मैं वही वाली बात करूँगी कि अल्लाह ताला ने हमें ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स को भी इस्तिस्ना दिया है कि आप रोज़े बाद में रख लें। तो एक तो ये बात है कि ब्रेस्ट फीडिंग हम लोग यूजली औरतें हमारे मज़हब में कि 2 साल तक करते हैं। तो जो पहले 6 महीने होते हैं ना, तो उसमें तो हम लोग अपने पेशेंट्स को कहते हैं कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है कि आप उनको सिर्फ माँ का दूध पिलाएं, आप उनको कोई और ग़िज़ा साथ मत दें। तो अगर वो जो पहले 6 महीने में जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग वाली औरतें हैं, अगर वो रोज़ा रखेंगी तो पूरा दिन में जब वो खुराक नहीं खा रही, वो पानी नहीं पी रही, वो इंटेक नहीं ले रही, तो डेफिनेटली उनकी ब्रेस्ट फीड इफेक्ट होगी, उनका बच्चा भूखा रहेगा। तो आई वुड सजेस्ट कि जो पहले जो 6 महीने या जिनके बच्चे सिर्फ अब माँ का दूध पीते हैं, उनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि उनकी जो है ना वो ब्रेस्ट फीड कम होगी और बेबी कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। हाँ, उसके बाद ये है कि जो जिनके बच्चे साथ में दूसरी खुराक भी खाते हैं और वो टॉलरेट कर सकती हैं, क्योंकि सारी औरतें टॉलरेट नहीं कर सकती। जब औरत माँ को अपना बच्चे को दूध पिला रही होती है तो उसको वीकनेस भी होती है, उसको भूख भी लगती है, उसको चक्कर भी आएंगे। तो वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। अगर एक औरत को लगता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, तो इस्लाम में एक रिलैक्सेशन है, तो आप बाद में रख लें, और अगर आप रख सकती हैं तो फिर आप देख लें कि, और बीच में आप छोड़ के भी रख सकती हैं। बिल्कुल, और यही हमारे रिलीजन की खूबसूरती है कि अगर कोई रोज़ा नहीं रख सकता तो अल्लाह ताला ने कहा है कि उसको छूट है। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी मिल्क सप्लाई जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, उस पर फ़र्क पड़ रहा है, तो फिर कोशिश करें कि रोज़ा अवॉइड करें, क्योंकि ये आपकी सेहत के साथ साथ आपके बच्चे की सेहत का भी सवाल है। अच्छा, क्वांटिटी तो कम हो सकती है, क्या क्वालिटी ऑफ मिल्क पर भी कोई फ़र्क पड़ता है? यानी जो उसके अज्जा हैं उसमें भी कोई तब्दीली आ जाती है अगर माँ सही तरीके से पानी नहीं पी रही या खुराक सही नहीं है उसकी? देखिए, क्वांटिटी भी असर करती है, क्वालिटी भी असर करती है। ज़ाहिर है कि जो ब्रेस्ट फीड है वो माँ के अंदर से आनी है। अगर एक माँ की न्यूट्रिशन सही नहीं है, उसकी वाटर इनटेक अच्छी नहीं, तो क्वांटिटी भी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क का ज़्यादातर हिस्सा तो पानी से ही बना है। देन अगर वो खुराक सही नहीं खा रही तो डेफिनेटली उसका जो मिल्क है उसमें वो न्यूट्रिशन नहीं होगी जो कि एक अच्छी जो हेल्दी डाइट लेती है, जो वक्फे से जो औरत खा रही है उसका जो क्वालिटी है उसकी और उससे डिफरेंट होगी जो कि नहीं खा ले रही है। तो डेफिनेटली क्वालिटी भी इफेक्ट होती है। क्वालिटी भी इफेक्ट होती है। डॉक्टर साहिबा, ऑल्दो कि यू आर एन एलोपैथिक डॉक्टर, और मैं हमेशा जो है वो देसी टोटकों पर भी बड़ा जिसे कहते हैं स्ट्रेस करती हूँ, तो आपके पास कोई टोटका है? जिस तरह कि कहा जाता है कि मेथी खाने से मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है, तो क्या वाकई इसमें कोई सच्चाई है? या आप ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स को क्या कहेंगी कि वो कौन सा फूड है जो कि उनको ज़रूर अपनी ग़िज़ा में शामिल करना चाहिए? देखिए, हमारे उसमें ना हाँ जी, कुछ हर्ब्स के बारे में कहा जाता है कि वो अगर आप इनटेक उनकी करेंगे तो डेफिनेटली जो है वो आपकी जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है वो अच्छी हो जाती है। तो इसके लिए ना हमारे पास
हमारे उसमें कंट्री में कुछ ऐसी हर्बल ड्रॉप्स हैं, कुछ टैबलेट्स हैं ऐसी जिनको लेने से मिल्क सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा जो है वो कहते हैं कि सौंफ का पानी पी लें, तो उसके बारे में भी कहा जाता है कि उससे अच्छा होता है। और एक और चीज़ बताऊं कि आप अगर फ्रेश फ्रूट, जूसेस और वाटर इनटेक अच्छी रखेंगे थ्रू आउट द डे, आप हाइड्रेशन रखेंगे तो डेफिनेटली मिल्क सप्लाई जो और फिर अब ये है कि बच्चे को जो है जितनी दफ़ा भूख लगे आप उसको फीड करें। ये भी एक फैक्टर है। अगर आप बच्चे को, कुछ वर्किंग मॉम्स होती हैं वो घर से चली जाती हैं, वो बच्चे को फीड नहीं कराती तो उनकी भी फीड कम हो जाती है। तो ये कि बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर बाद जैसे ही वो डिमांड करते हैं आप उसको फीड दें। यानी सप्लाई एंड डिमांड है कि जितना आपका बच्चा डिमांड करे आप उसको अगर सप्लाई करते हैं तो सप्लाई बढ़ती चली जाती है। ये अल्लाह ताला की तरफ से इस तरह से ये निज़ाम है। और जिस तरह कि मैंने कहा कि हमारा रिलीजन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और इसमें औरत के हुकूक के साथ साथ उसकी सेहत के मुतल्लिक भी कहा गया है कि इंसान पर उसके जिस्म का भी हक है और आपने उस हक को अदा करना है बाय टेकिंग केयर ऑफ इट। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हमने बच्चों की भी बात कर ली और ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स की भी। ज़रा ये बताइएगा कि अब जनरल मसाइल की तरफ आ जाते हैं, माहवारी के मसाइल जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन हैं। कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको थ्रू आउट द मंथ स्पॉटिंग होती रहती है या फिर उनकी माहवारी एक से ज़्यादा बार आती है, तो फिर उनको रोज़ों में क्या करना चाहिए? क्या वो रोज़े रख सकती हैं? देखिए हमारा मज़हब इतना प्यारा मज़हब है कि इसमें हर चीज़ के बारे में, हमारे कुरान पाक में हर चीज़ के बारे में ना डिटेल में हर चीज़ का एक मसला और उस मसले का हल बताया हुआ है। तो उसमें यह है कि जब भी किसी औरत की जो माहवारी की डेट्स होती हैं, अगर वो उसको स्टार्ट हो गई हैं और उसके बाद 10 दिन गुजर गए हैं और वो नहीं रुक रही और स्पॉटिंग हो रही है तो 10 दिन के बाद आप नहा धो के पाक हो के आप रोज़ा रख सकती हैं। ठीक है, हमारी औरतें बड़ी परेशान होती हैं, मेरे पास अक्सर ओपीडी में आती हैं। ज़ाहिर के एक ये मंथ है, इस पे हर एक को जैसी वो देखती है सब रोज़े रख रहे, एक स्पिरिचुअल फीलिंग। तो मैं उन सारों को ये बात समझाती हूँ कि अगर आपको 10 दिन हो गए और 10 दिन के बाद है तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से ये वो होता है कि वो फिर आपकी माहवारी नहीं है, वो आपकी बीमारी है और आप बीमारी में की हालत में आप नमाज भी कर सकते हैं, आप रोज़ा भी कर सकते हैं, आप सब कुछ। तो जब उसकी डेट्स को 10 दिन गुजर गए उसके बाद जो माहवारी है तो उसमें आप रोज़ा रख सकते हैं। तो डॉक्टर साहिबा, अगर एक माह में 2 दफ़ा माहवारी आ रही है तो किस तरह से पता चलेगा कि कौन सी उसकी डेट्स हैं और कौन सी बीमारी वाली ब्लीडिंग है? ये थोड़ा सा क्लैरिफाई वो कर ये दें है कि वो पहले से उसको पता होता है ना कि पिछले महीने उसकी डेट्स कब आई थी। ठीक है, तो वो वाली जो डेट होगी वो उसकी असल वाली डेट होगी। और अगर उसको 15 दिन के बाद दोबारा आ गए हैं तो फिर वो उसकी पीरियड्स की डेट नहीं है। ठीक है, तो वो एक पीछे से एक कैलेंडर मेंटेन हो रहा होता है ना, हर औरत को पता होता है। किसी औरत का जो साइकिल है वो 28 डेज़ का होता है, किसी औरत का साइकिल 35 डेज़ का होता है। यूजुअली 21 डेज से जो लेस का जो साइकिल होता है ना, वो उसका मतलब होता है कि वो एक बीमारी वाला साइकिल। सही। और जिनको लगातार स्पॉटिंग हो रही होती है तो उनको क्या करना चाहिए? जी, जिनको लगातार स्पॉटिंग हो रही है उनका भी फिर वही है कि वो जब डेट्स गुजर गई और उसके बाद अगर उनको हल्का हल्का दाग लग रहा है तो वो जब 10 दिन ऊपर हो गए तो उसके बाद वो नहा धो के तो रोज़ा रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसकी वजह क्या होती है? बहुत सारी ख़वातीन आजकल इस मसले की वजह से काफ़ी परेशान नज़र आती हैं और मैंने देखा है कि ये मसला कुछ बढ़ता भी चला जा रहा है। इज़ इट ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस या हमारी खुराक अच्छी नहीं है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, क्या वजह है? मैं चाहती हूँ आप आवाम को बताएं। जी बिल्कुल। ये जो पीरियड्स के जो मसाइल हैं और जो स्पॉटिंग और जो इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, इसकी बहुत सारी वजूहात है। ठीक है ना, वो तो फिर जब आप अपनी गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे वो आपसे अपनी सारी हिस्ट्री लेगी तो देन वी विल डिग आउट, उसमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, हम उनके अल्ट्रासाउंड्स करेंगे। हार्मोनल भी हो सकते हैं, फिर वो आपको पता है कि अंडादानी में या बच्चादानी में रसोलियाँ भी हो सकती हैं, वो ख़तरनाक वाली रसोली भी हो सकती है, वो बिनाइन वो भी हो सकती है। उसके अलावा कोई छोटे मोटे पॉलिप्स जो होते हैं बच्चादानी के मुंह पे वो औरतों को हो जाते हैं, वो उस वजह से भी हो सकती है। स्ट्रेस इज़ अ मेन फैक्टर। अगर हम लोग अक्सर आप मतलब देखा होगा लोगों ने कि जब उनको एग्ज़ाम्स होते हैं और तो उनके पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसी तरह से स्पेशली मैंने ये देखा है कि अगर औरतें किसी भी किस्म का स्ट्रेस ले, स्पेशली हमारी जो औरतें हैं जो स्पिरिचुअल उनको जो फीलिंग हो रही होती है, वो जब हज और उम्रे पे जाते हैं, अगर नहीं भी उनको मसला तो वहाँ जाके शुरू होता है, बिकॉज वो ओवर कॉन्शियस हुई होती हैं कि नहीं अगर ये हो जाएगा तो हमारी इबादत नहीं होंगी।
तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं। वो आप अपने गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो आपकी हिस्ट्री लेगी, डिग आउट करेगी। इट कैन बी ड्यू टू स्ट्रेस, बट आप इसको इग्नोर मत करें। हो सकता है कि आपके अंडरलाइन कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो जिसको सही। इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। सही। आपने हज और उम्रे की बात की, तो मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगी कि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो कि अद्वियात इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि उनको होता है कि अब हम अल्लाह के घर जा रहे हैं तो वहाँ पर कोई भी जो फरीज़ा है वो मिस ना हो जाए। तो क्या ये अद्वियात लेना ठीक है, लेनी चाहिए? एक्चुअली देखें, जब औरतें मूव कर रही होती है ना फैमिली के साथ, तो कोई 1 हफ्ते के लिए जा रहा होता है, कोई 10 दिन के लिए जा रहा होता है। किसी को अचानक से पता चलता है कि जी 2 हफ्ते बाद आपका वीज़ा लग गया, आपको जाना है। तो औरतों के लिए, बेचारी के लिए बहुत ट्रबल होती है। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ठीक है, आप उनको दवाइयाँ दें, क्योंकि ये आप उनका हक है कि उनको वहाँ जाके इबादत करनी है। तो वहाँ तो उनके पास कुछ मखसूस अयाम है, तो आप उनको यूटिलाइज़ करना है। बट लास्ट टाइम मुझे हज का एक्सपीरियंस हुआ था, तो मेरी बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, बहुत सारे पाकिस्तानी जो यहाँ से गए हुए थे, एंड द फीमेल्स वर सो अपसेट। और मुझे उसमें जो मेन रीज़न समझ आया कि उनको दवाइयाँ तो दी गई, मगर उनको दवाइयाँ सही टाइम से नहीं दी गई, सही, और सही अमाउंट में नहीं दी गई। इस पर बात करेंगे। यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं किशोर बात कर रही हूँ पिंडी से जी। मैंने डॉक्टर साहबा से पूछना है कि मेरी एज है 45 ठीक है। और मेरे पीरियड्स लास्ट टाइम जो आए थे फरवरी में आए थे, 2 फरवरी को। अच्छा, ठीक और है। अभी नहीं आ रहे। दिसंबर में भी नहीं आए थे, फरवरी में आए थे, सही। और अभी भी नहीं आए, मार्च में भी नहीं आए, और अप्रैल शुरू हो गया, अप्रैल में भी नहीं आए। ठीक है। तो आप ठीक है, आप मैरिड हैं? जी जी मैरिड है। प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ है आपका? जी जी हुआ है। ठीक है। pregnancy नहीं है। और थायराइड वगैरह के टेस्ट हुए हुए हैं आपके? जी, वो भी ठीक है, थायराइड भी ठीक है। सही है। कोई कॉन्ट्रासेप्शन तो नहीं यूज़ करी आप, आईयूडी वगैरह? नहीं, कभी नहीं की। ठीक है। आप कोई सवाल इनकी एज पूछना कितनी चाहिए? है? 45 इन्होंने एज बताई है। 45। फरवरी में आ गए थे। मैंने ना कुछ अनार का जूस, चुकंदर का जूस पिया था, तो उसकी वजह से वो फरवरी में आ गए थे। दिसंबर में भी नहीं आए थे, तो 2 फरवरी को आए थे। ठीक उसके है। बाद अभी मार्च में भी नहीं आए, अप्रैल में भी नहीं आए। यानी तो आप जी जी। मेरा वेट भी कम होता जा रहा है। अच्छा, वेट भी कम होता जा रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कि इससे पहले क्या इरेगुलर थी आपकी साइकिल्स? नहीं, इरेगुलर नहीं थे। कभी कम हो जाते थे तो कभी नॉर्मल होते थे। सही। इरेगुलर नहीं थे। ठीक है। है कि मुझे समझ नहीं आती कि मेरी इस एज में क्या बंद होने चाहिए। अगर बंद हो जाते हैं तो उसके बाद मुझे क्या केयर करनी है अपनी इस एज में, ताकि मेरी बोन्स और बाकी चीज़ें मुझे ठीक रहें। प्लीज़ डॉक्टर साहब से ज़रूर पूछ के बताइए। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी फैमिली में आपकी मदर वगैरह जो हैं, उनको मीनोपॉज किस एज में हुआ था? सॉरी, ये मुझे ना वैसे याद नहीं है, ना मैंने अपनी मदर से कभी पूछा था। ठीक है। तो शायद मुझे अंदाज़ा नहीं है कि कब हुआ। और आपने इसके लिए किसी गायनाकोलॉजिस्ट को दिखाया है? नहीं, फिलहाल तो नहीं दिखाया। ठीक है। जब फरवरी में पीरियड्स आए थे तो फिर मैं समझी कि अप्रैल में आ जाएंगे, पर अप्रैल मार्च में भी नहीं आए, अप्रैल में भी नहीं आए। ठीक है। आप कुछ पूछना चाहेंगी? नहीं। जी, बहुत शुक्रिया आपकी Thank you कॉल का। madam। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी। अच्छा, मेरे ख्याल में कि आप भी गायनाकोलॉजिस्ट के साथ बैठ के आधी गायनाकोलॉजिस्ट हो गई। मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करने थे जो आपने खुद ही कर दिए। तो इसमें मैं ये कहूँगी कि इनकी अब एज होगी 45। 45 की एज में किसी भी टाइम उसके बाद ना पीरियड्स बंद होना इज़ अ नॉर्मल थिंग, ठीक है। बट सिंस वी डोंट नो कि इनको पीरियड्स उस वजह से बंद हुए किसी और वजह से, तो उसके लिए एक हार्मोन का टेस्ट होता है। हम लोग सीरम FSH करवा लेते हैं, ठीक है। उसमें हमें पता चल जाता है कि इस औरत को जो है ये पीरियड्स बंद होने वाले हैं, ठीक है, ये उस तरफ जा रही है या ये नॉर्मल है, बंद नहीं हो रहे, कोई और वजह है। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि ये वो सीरम FSH करा लें। ज़रूर अपने किसी गायनाकोलॉजिस्ट से मिलें, वो थोड़ी सी और भी इनकी हिस्ट्री डिग आउट कर लेंगी। मुझे जिस बात पे तफ्तीश हुई है कि वो इन्होंने मुझे कहा है कि जो है इनका वेट लॉस हो रहा है। वेट लॉस जो है ना वो तो उसमें हो सकता है कि इनको कोई थायराइड का कोई प्रॉब्लम ना स्टार्ट हो गया हो। तो आई वुड सजेस्ट कि ये ज़रूर एक मेडिकल डॉक्टर के पास जाएं और इस चीज़ को ज़रूर एवेलुएट कराएं, क्योंकि पीरियड्स ना होने तो एक ठीक है, एक ऐसी चीज़ है, बट दिस इज़ नॉट द पैथोलॉजी। द एक्चुअल पैथोलॉजी इज़ द वेट लॉस। बिल्कुल। तो वो ज़रूर मेडिकल डॉक्टर के पास जाएं, और वो जो अपना एक जो टेस्ट मैंने आपको बताया है सीरम FSH, वो आप करवा लेंगी तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आपके पीरियड्स बंद होने वाले हैं या नहीं। और अगर आपको ये लगता है
और उसके साथ आप एक अल्ट्रासाउंड भी करवा सकती हैं, उसमें आपका पता चल जाएगा कि आपकी यूट्रस की जो लाइनिंग है वो अगर थिक है तो उसका मतलब है कि आपका जो है ना वो भी हार्मोन्स काम कर रहे हैं, किसी वजह से जो है वो नहीं हुआ। तो थोड़ा मेडिकल डॉक्टर के पास जाएं और एक दफ़ा ये हार्मोन करा के अपनी किसी गायनेकोलॉजिस्ट से। यहाँ पर एक और कॉलर है, उनको ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं मुसरत बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी मुसरत, सवाल पूछे। मैंने ये पूछना है कि मेरी भांजी है और उनकी एज है 18 इयर्स और उनके में हेयर ग्रोथ भी है और इरेगुलर पीरियड्स हैं। तो डॉक्टर साहबा से ये पूछना था कि इस सिलसिले में वो क्या करें, कोई हर्बल मेडिसिन वगैरह हो या इस तरह, तो है भी बच्ची। ठीक है, और ये बताइएगा कि क्या भूख उनको ज़्यादा लगती है? जी नॉर्मल है, वेट भी नॉर्मल है। ठीक है, वेट भी नॉर्मल है जी, वेट भी नॉर्मल है। नहीं वेट तो आप कह रही हैं कि उनका वेट लॉस हो रहा है। नहीं वेट नॉर्मल है, मैंने कहा है कि उनकी हेयर ग्रोथ है और पीरियड्स का प्रॉब्लम है, इरेगुलर पीरियड। अच्छा, वेट उनका नॉर्मल है और उनको पीरियड्स का मसला हो रहा है। किसी के पास गई, किसी डॉक्टर को दिखाया है आपने? नहीं उनको नहीं दिखाया। ठीक है, किसी को नहीं दिखाया। यंग लड़की हैं और उनको पीरियड्स का इशू हो रहा है। ठीक है, चलें आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी, तो ये जो इन्होंने मुझे बताया है, जो एज ग्रुप बताई है, ये वो एज ग्रुप है कि जिसमें हमारे आजकल पॉलीसिस्टिक ओवरीज का जो है वो बहुत ज़्यादा जो है, साथ में इन्होंने हेयर ग्रोथ भी बता दी। तो हम तो अब ऐसे ट्रेन हो गए कि हम कहीं फंक्शन में कहीं बाहर बाजार जा रहे हैं तो बस हम देख के बंदे को बता देते हैं कि इसको पॉलीसिस्टिक ओवरीज ओवेरियन सिंड्रोम है। इट इज़ सो कॉमन। तो जो है वो ये है कि इनको थोड़ा सा डायग्नोस करना पड़ेगा, इनका एक स्कैन होगा, इनके जो है कुछ हम हार्मोन्स के टेस्ट कराएंगे और थोड़ी सी हिस्ट्री ले लेंगे कि हेयर ग्रोथ है, साथ में एक्नी भी है, नॉर्मल वेट के साथ भी पॉलीसिस्टिक होता है यूजुअली। तो इसमें ये होता है कि जो थोड़ा सा बता दीजिए कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता क्या है। जी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बेसिकली बेज़ादानी, जो अंडादानी है, उसकी एक बीमारियों का आप कह लें कि मजमुआ है, जिसमें ये होता है कि यूजुअली होता है कि हर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो माहवारी है उसमें यूजुअली 1-2 अंडे जो है ना वो हर महीने बड़े होने शुरू होते हैं। मगर इसमें ये होता है कि बहुत सारे जो एग्स हैं वो इकट्ठे ही जो है वो थोड़ा नमूदार हो जाते हैं और वो सिस्ट सी फॉर्म कर लेते हैं। सही। तो उसमें इसको पॉलीसिस्टिक कहते हैं इसलिए कि बहुत सारी सिस्ट, तो यानी कि बहुत सारी, कुछ जो लेमैन लैंग्वेज में इसको हमारे पास जो औरतें आती हैं तो कहती हैं कि मेरी अंडादानी में पानी की थैलियां बन गई हैं, इसको इस तरह भी कहते हैं। तो आजकल तो मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो ये सारा कुछ पढ़ के आए हुए होते हैं। जी, तो आई थिंक शी हैज़ दिस कंडीशन बट शी शुड गेट इट डायग्नोस्ड। तो स्कैन करवा लें, एक कुछ हार्मोन्स के टेस्ट हैं वो करवा लें और उसके बाद इनको, तो उसमें फिर मैं दोबारा से बोलूँगी कि हेल्थी लाइफस्टाइल, ठीक है, एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ठीक है कि इनका शी इज़ नॉट ओबीस, मगर हमारी जो आजकल की जो जनरेशन है उसका बड़ा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। ठीक है, तो उसमें यह है कि आप अपनी वॉक, एक्सरसाइज को अपनी उसमें करें, हेल्दी डाइट। हमारी जो आजकल की जो जनरेशन है दे आर इनटू जंक फूड ईटिंग, तो ये जंक फूड आपने छोड़ देने हैं। आप हेल्दी वेजिटेबल्स खाएं और फ्रूट्स खाएं और आई एम श्योर कि जब बेटा तुम 1-2 महीने ऐसी वो करोगी कि एक्सरसाइज के साथ वॉक और सेडेंट्री लाइफस्टाइल को अवॉइड करोगी, साथ में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करोगी, आई एम श्योर कि जो ही तुम्हारी ये सारी लाइफस्टाइल चेंज होगा तो तुम्हें 2-3 मंथ्स में हो सकता है तुम्हें पीरियड्स खुद ही नॉर्मल। और जहाँ तक इन्होंने बालों की बात की, तो आजकल तो इतनी सारी आपको जो है वो इसमें आपको मिल जाएगा कि आप क्या क्या कर सकते हो। कुछ लोग शेव कर लेते हैं, कुछ लोग इसको वैक्स कर लेते हैं, कुछ लोग जो है वो डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाके तो उसकी जो है वो लेज़र वगैरह करवा लेते हैं। तो इसकी बहुत सारी ऑप्शंस हैं बेटा। एक दफ़ा जो बाल निकल आते हैं वो इस तरह से वापस बिल्कुल ख़त्म नहीं होंगे। हाँ, अलबत्ता कम हो सकते हैं और फिर साथ में कुछ हार्मोन्स की टैबलेट्स हैं वो हम लोग देते हैं। मगर बेटा जब तक आप लाइफस्टाइल नहीं चेंज करोगे, क्योंकि जब तक वो दवाइयाँ खाती रहेगी तो ठीक है, अगर वो उसी लाइफस्टाइल के साथ वो दवाइयाँ खा रही है तो फ़र्क तो पड़ेगा, बट जो ही वो दवाइयाँ छोड़ेगी तो वो हेयर ग्रोथ वापस आ जाएगा।
बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की नाजरीन। ये बहुत कॉमन मसला होता जा रहा है, इसको हम लोग डॉक्टर्स की ज़बान में PCOS कहते हैं, और इसका जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो वेट लॉस है। अगर आप वेट लॉस करते हैं तो आपके बहुत सारे मसाइल, जिस तरह के माहवारी के मसाइल हैं, वेट गेन है, बाल जो आना है, ये सारे मसाइल वहीं से ठीक होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर आखिरी कॉलर है हमारे साथ, उनको ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं आरिफाला से बात कर रही हूँ। जी, नाम क्या आपका, नाम बताइएगा। मेरा नाम नरीन जबी है। जी, सवाल पूछें। मेरा जी सवाल पूछें। जबी नरीन मेरा नाम है। जी, आपने टीवी की आवाज़ जो है उसको स्लो कर दें और हमसे बात करें। जी, मेरी एज 21 साल है। ठीक है, और मुझे पीरियड का इशू है। ठीक है, 3 महीने बाद मुझे पीरियड आते हैं। सही। अच्छा, ठीक है, इसके लिए आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है? नहीं, किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया। एक आपने डॉक्टर से तकरीबन 5 महीने पहले एक डॉक्टर से को दिखाया था, उसने कहा कोई इशू नहीं। अच्छा, उन्होंने कहा था कि कोई इशू नहीं है। आपने थायराइड वगैरह के टेस्ट करवाए हैं? नहीं, कोई टेस्ट नहीं। इसके साथ कोई वेट गेन, वेट लॉस वगैरह हो रहा है आपको? नहीं, मेरा वेट 42 kg है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और हाइट कितनी है आपकी? हाइट 5.2 है। अच्छा, ठीक है, यानी आपका जो वेट है वो भी कोई पे दाने या हाँ, बाल मुंह पे दाने वगैरह या आपको बाल वगैरह निकल रहे हैं आपको? बाल भी हैं मुंह पे और दाने भी निकलते हैं। ठीक है, चलें आपके सवाल का जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, मुझे इनका नाम भूल गया। जी, तो मैं ये नौरीन इनका नाम नौरीन। था। तो नौरीन, जैसे आपने अभी बिल्कुल मेरी डॉक्टर साहबा के साथ जो गुफ्तगू सुनी कि बेटा जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज है वो वही वाला, आपके सारे सिम्टम्स वही हैं कि वेट तो नहीं लग रहा कि इतना ज़्यादा है, मगर चेहरे पे बाल भी हैं और वो भी हैं। तो मैं आपको वही वाली एडवाइस दूंगी कि एक तो ना बेटा आप किसी गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाओगे, एक वो आपका अल्ट्रासाउंड करके देख लेंगी कि आपकी ओवरीज की क्या कंडीशन है। सेकेंडली कुछ हार्मोन्स के टेस्ट होंगे, ठीक है, तो वो आपके करवाने हैं, जिसमें सीरम टेस्टोस्टेरोन है, FSH-LH रेशो जो है, और थायराइड के भी टेस्ट करवा लें। एहतियातन थायराइड भी हमारी कंट्री में बहुत कॉमन है। तो ये कुछ टेस्ट आप करेंगे, उसके बाद आप डायग्नोज हो जाओगे कि आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है। शी इज़ अनमैरिड ना? हाँ जी, 21 तो अनमैरिड है, तो इसका जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ एक्नी और हर्सुटिज्म है, ठीक है। जैसा कि इसने मुझे बताया कि 2 महीने 2.5 महीने के बाद उसको ब्लीडिंग हो जाती है, तो दैट इज़ नॉट अ कंसर्न। यूजुअली कहते हैं कि जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज है उसको आपने 1 साल में कम से कम 3 से 4 दफ़ा ब्लीड करवाना है। अच्छा, ठीक। तो वो फिर हमें दवाइयों से करवाना पड़ सकता है, मगर क्योंकि इसको खुद ही हो रहा है, इसका साइकिल जो है 45 to 60 डेज़ का है, इट इज़ ओके, इट इज़ नॉट अ कंसर्न। इसको जो कंसर्न है वो इसकी एक्नी है और हिर्सुटिज्म है, बाल है जो चेहरे पे। तो बालों के लिए मैं फिर कहूँगी बेटा हमारे पास जो ऑप्शंस होती हैं वो लेज़र होता है, वैक्सिंग होती है, शेविंग होती है, क्लिपिंग होती है, वो आप कर लो। और दूसरा ये है कि जो मुंह पे दाने हैं उसके लिए फिर हम ना हार्मोन्स देते हैं, वो आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट को भी दिखा सकते हो, और हम लोग कुछ हार्मोन्स की टैबलेट्स देते हैं, उससे वो आपके दाने जो हैं वो कम हो जाएंगे और वो बाल भी कम हो जाएंगे। सही, ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीला हमें प्रोग्राम में टाइम देने का। जी नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमने कोशिश की कि जिस कदर हो सके ख़वातीन के इश्यूज़ पर बात हो। बहुत सारे मसाइल अभी भी रह गए, उस पर हम दोबारा दूसरा प्रोग्राम भी करेंगे। मैं यही कहना चाहती हूँ कि कहा जाता है कि खुशहाल माँ खुशहाल घराना। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे खुश रहें, आपके घर में खुशियाँ हों, तो अपनी बीवियों का, अपनी बहनों का, अपनी बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। और ख्याल रखना ये नहीं है कि आप उनके साथ फ़िज़िकली कोई काम करवाएं, ख्याल रखना ये भी होता है कि आप उनको अप्रिशिएट करें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।